नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेंद्र यादव। विजय कोचिंग के इस ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग जीवोम में जो पर्यावरण पढ़ रहे थे उसमें जीवोम चैप्टर शुरू किए थे। पहला चैप्टर हमने वायुमंडल पढ़ाया और दूसरा चैप्टर इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं जीवोम, या जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बायोम, जिसके अंतर्गत हम लोग विश्व जलवायु प्रदेश के बारे में पढ़ा था कि विश्व को या पृथ्वी पर कुल कितने जलवायु प्रदेश हैं। उसके बाद इसी में हम लोगों ने पढ़ा था कि जीवोम कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं। तो जीवोम के बारे में हमने आपको बताया था कि जीवोम कुल 4 प्रकार के हैं। एक है वन्य जीवोम, जिसमें हम लोग वनों का अध्ययन करते हैं। एक है घास स्थलीय जीवोम, जिसके अंतर्गत हम लोग घास के मैदानों का अध्ययन करते हैं, घास के मैदानों के प्रकार का। और तीसरा हमने बताया था आपको टुंड्रा जीवोम, और चौथा हमने बताया था जिसको हम बोलते हैं सागरीय या महासागरीय जीवोम। तो हमने पिछले वीडियो में विषुवत रेखीय जीवोम के बारे में बताया था, विषुवत रेखीय जीवोम के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। विषुवत रेखीय जीवोम के बारे में हमने आपको बताया था कि जो विषुवत रेखीय जीवोम है उसका विस्तार पृथ्वी पर दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाया जाता है। और 0 से 10 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में पृथ्वी पर तापमान 12 महीने लगभग अधिक रहता है, 12 महीने अधिक रहता है, जिस कारण से यहाँ पर वर्ष भर तापमान अधिक होता है, वर्ष भर वर्षा होती है, और वर्ष भर वर्षा होने के कारण यहाँ पर सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। थोड़ा सा देखते हैं। जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, इस विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में 2-3 चीज़ें थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में यहाँ पर संवहनीय वर्षा होती है। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में यहाँ पर संवहनीय वर्षा होती है। और ये संवहनीय वर्षा क्या होती है इसको समझते हैं थोड़ा सा। संवहनीय वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा क्या होती है, जैसे जिन क्षेत्रों का तापमान अधिक होता है या जहाँ पर तापमान अधिक होता है, तो तापमान जब अधिक होगा तो वहाँ की जो हवाएं होती हैं, वहाँ की जो हवाएं होती हैं, हवाएं बहुत तेज़ी से गर्म होती हैं, हवाएं बहुत तेज़ी से गर्म होती हैं। और जब हवाएं बहुत तेज़ी से गर्म होंगी तो फिर हवाएं होने लगती हैं हल्की, फिर हवाएं होने लगती हैं हल्की। और जब हवाएं हल्की होने लगती हैं तो ये धरातल को छोड़कर ऊपर उठती हैं। जब हवाएं हल्की होने लगती हैं तो ये संवहनीय तरंग के रूप में, ये संवहनीय तरंग के रूप में, संवहनीय तरंग के रूप में ऊपर उठते हैं, संवहनीय तरंग के रूप में ऊपर उठते हैं। और जब संवहनीय तरंग के रूप में ऊपर उठते हैं तो ये ऊपर जाकर संघनन इनका होता है। ऊपर जाकर जब इनका संघनन होता है, ऊपर जब जाते हैं तो इनका संघनन होता है, और संघनन से फिर यहाँ पर जो बारिश होती है उस बारिश को हम लोग क्या बोलते हैं, संवहनीय वर्षा। कहने का मतलब क्या है, जहाँ पर तापमान अधिक होगा वहाँ पर जो हवाएं हैं वो बहुत तेज़ी से गर्म होती हैं, और जब बहुत तेज़ी से गर्म होंगी तो होंगी हल्की, और जब बहुत तेज़ी से गर्म होंगी हल्की होंगी तो वो उतना ही तेज़ी से धरातल को छोड़कर ऊपर उठेंगे। क्यों? भारी हवाएं जिसमें नमी ज़्यादा होती है वो नीचे बैठती हैं, और जो हल्की हवाएं होती हैं वो धरातल को से छोड़कर ऊपर उठती हैं। तो जितनी तेज़ी से गर्म होंगी हल्की होंगी उतनी ही तेज़ी से संवहनीय तरंग के रूप में ये हवाएं धरातल को छोड़कर ऊपर उठेंगी,
और ऊपर उठेंगे तो इतनी ऊंचाई तक जाएंगे कि जहाँ पर इनका क्या हो, संघनन हो, कंडेंसेशन हो। तो जब संघनन हो जाएगा तो इसमें जो नमी होगी वही बूंद के रूप में, बारिश के रूप में फिर धरातल पर आएगी। तो फिर इस वर्षा को हम क्या बोलते हैं, संवहनीय वर्षा। तो यहाँ पर एक शर्त है कि जो संवहनीय वर्षा होगी वह उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में होती है। 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 सीमित समय के लिए होती है। सीमित समय, या कह सकते हैं कि अल्प समय के लिए होती है। जो संवहनीय वर्षा है यह अल्प समय के लिए होती है। अल्प समय के लिए होती है। अल्प समय के लिए होती है। दिन में 2 बजे के बाद होती है। दिन में 2 बजे के बाद होती है। और बिजली के गरज और चमक के साथ होती है। गरज और चमक के साथ होती है। ये जो 4 विशेषताएं हैं, ये 4 विशेषताएं किस वर्षा की हैं? ये हैं संवहनीय वर्षा की। कभी कभार सिविल में या टीजीटी पीजीटी में जूनियर में इस तरीके से सवाल पूछा जाता है कथन देकर कि संवहनीय वर्षा के विषय में कौन से कथन निम्नलिखित में से सही हैं या नहीं सही हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है वहाँ पर कौन सी वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा। और अभी हमने आपको बताया संवहनीय वर्षा किस तरीके से होती है। तो मिला जुलाकर हम कह सकते हैं कि जो संवहनीय वर्षा होती है वह केवल कहाँ पर होगी? वह होगी विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में। ऊपर हमने लिखा भी है कि जो संवहनीय वर्षा होगी ये कहाँ पर होगी? केवल विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में। और ये उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में होगी, कम समय के लिए होगी, दिन में 2 बजे के बाद होती है और बिजली के गरज और चमक के साथ होती है। बिजली के गरज और चमक के साथ होती है। ये जो विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश है ये विश्व के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर है? यह पृथ्वी के स्थलखंड के कुल 13% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। 13% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। 13% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। लेकिन यहाँ की जो जैव विविधता है, यहाँ की जो जैव विविधता है यह विश्व के कुल कुल प्रतिशत का कितना है? यहाँ की जो जैव विविधता है यह विश्व की 40% है। विश्व की कितनी प्रतिशत है? 40% है। आप ऐसे समझिए कि 100% जो स्थलखंड है हमारा उसको हम कितना मान लें? टोटल पृथ्वी की बात नहीं हो रही है। पृथ्वी पर जो केवल स्थलखंड है 7 महाद्वीप, उसकी बात करें तो 7 महाद्वीपों का क्षेत्रफल अगर हम 100% मानेंगे तो उस 100% में ये जो विषुवत रेखीय जीवोम है कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है? 13%। ये सवाल पूछा हुआ है कि कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है? 13। और इस 13% पर अगर देखा जाए कि जो पूरे विश्व में जैव विविधता है वो टोटल अगर 100% माने तो उसमें से केवल 40% अकेले किसके है? विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश की। क्षेत्रफल 13% और जैव विविधता कितनी है? 40%। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ की जैव विविधता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। यहाँ की जैव विविधता होती है सर्वाधिक। ये तो बात हो गई किसकी? विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश की। अब यहाँ से आगे हम लोग दूसरा देखते हैं जिसको हम बोलते हैं मानसूनी जलवायु प्रदेश। जिसको हम क्या बोलते हैं? मानसूनी जीवोम या मानसूनी जलवायु प्रदेश। मानसूनी जीवोम
या मानसूनी जलवायु प्रदेश का अगर विस्तार देखा जाए तो इसका विस्तार कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है या कितने डिग्री अक्षांश के बीच में, देखते हैं। दूसरा हमारा कौन सा है, मानसूनी जीवों। दूसरा है हमारा मानसूनी जीवों, मानसूनी जीवों। देखते हैं ये जो मानसूनी जीवों है, इसके अगर हम विस्तार की बात करें, इसके अगर हम विस्तार की बात करें तो पृथ्वी के दोनों गोलार्धों पर, पृथ्वी के दोनों गोलार्धों पर, पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में महाद्वीप के पूर्वी तट पर, महाद्वीप के पूर्वी तट पर, महाद्वीप के पूर्वी तट पर 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच पाया जाता है। 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच पाया जाता है। 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच पाया जाता है। ये तो हो गया इसका विस्तार, ये हो गया इसका विस्तार। 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच पाया जाता है। दूसरी बात देखते हैं, इसकी विशेषता है कि ये केवल महाद्वीप के किस तट पर मिलता है, ये केवल महाद्वीप के पूर्वी तट पर पाया जाता है। ये केवल महाद्वीप के पूर्वी तट पर पाया जाता है, वो भी कितने डिग्री अक्षांश के बीच, 10 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच। लेकिन शर्त क्या है, दोनों गोलार्धों में मिलता है, ये दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। अब ये जो मानसूनी जलवायु प्रदेश है, ये जो हमारा मानसूनी जलवायु प्रदेश है, यहाँ पर अगर वर्षा की बात की जाए, यहाँ पर जो वर्षा होती है ये मैक्सिमम वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। मैक्सिमम वर्षा ग्रीष्म ऋतु में किस पवन के द्वारा होती है, तो ये मैक्सिमम वर्षा ग्रीष्म ऋतु में पूर्वा पवन के द्वारा होती है। पूर्वा पवन के द्वारा होती है, पूर्वा पवन के द्वारा होती है। और अगर यहाँ पर हम वर्षा की बात करें, यहाँ पर अगर हम वर्षा की बात करें तो ये जो वर्षा है यहाँ पर कुल कितने सेंटीमीटर होती है, यहाँ से सवाल पूछा हुआ है। कहीं कहीं पर हमको मिलता है 70 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। 70 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो कहीं पर हमको मिलता है 150 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। 150 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये टेट में सवाल पूछा हुआ है या हमारे सिविल में भी पूछा हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पर कितनी वर्षा होती है, तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा हमको लगाना क्या है। तो यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, 70 से 150 या 150 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और ये किस पवन के द्वारा होती है, पूर्वा पवन के द्वारा होती है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो हमारा जो भारत है ये भी किस जलवायु प्रदेश में है, तो हमारा जो भारत है ये पड़ता है आपका मानसूनी जलवायु प्रदेश में। पूरा तो नहीं कह सकते लेकिन मैक्सिमम किस में है, मानसूनी जलवायु में स्थित है, मानसूनी जलवायु में स्थित है। और यहाँ पर भारत में जो वर्षा होती है यह मानसून से होती है। वर्षा मानसून या मानसूनी पवनों से होती है, मानसूनी पवनों से होती है। और ये जो मानसूनी पवनें हैं वो दो साइड से आती हैं। कौन कौन सी, जो मानसूनी पवनें हैं ये दो साइड से आते हैं। एक आते हैं हमारे बंगाल की खाड़ी से,
एक आती हैं अरब सागर से और दूसरी आती हैं बंगाल की खाड़ी से। एक हो गया हमारा अरब सागर और दूसरा हो गया बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। अब कौन कौन से मानसून आते हैं, उनको नाम क्या दिया जाता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। अरब सागर से जो मानसून की पवन आती है इसको कहा जाता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। इसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून। और ये जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, इसी मानसून के द्वारा भारत के केरल में पहली वर्षा होती है। भारत के केरल में प्रथम वर्षा होती है, या भारत के केरल में पहली वर्षा होती है। और जो दूसरा हमारा मानसून है, जो दूसरा हमारा मानसून है ये आता है बंगाल की खाड़ी से। और जो बंगाल की खाड़ी से आता हुआ मानसून है इसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्वी मानसून। इसको नाम दिया जाता है दक्षिण पूर्वी मानसून। और जो दक्षिण पूर्वी मानसून है इससे हमारे उत्तर भारत के जो बंगाल की खाड़ी के तटीय राज्य हैं, जैसे झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इन सारे क्षेत्रों में वर्षा होती है। तो भारत में जो वर्षा होती है भारत किस जलवायु प्रदेश में है, मानसूनी जलवायु में है। भारत में कैसी वर्षा होती है, मानसूनी वर्षा होती है, मानसूनी पवनों से होती है। और ये मानसून कितने रास्तों से आता है या कितने प्रकार से आता है, दो। इसको एक आता है अरब सागर से और एक आता है बंगाल की खाड़ी से। और अरब सागर से आने वाले मानसून को क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून। और बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को हम क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्वी मानसून। क्लियर हुआ यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो मानसूनी वन जीवों में है, जो यहाँ पर मानसूनी वन जीवों में है, इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। मानसूनी वन जीवों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, यहाँ से भी खूब सवाल पूछे गए हैं। तो यहाँ पर वृक्ष क्या, पहले वन देख लेते हैं। यहाँ पर जो वन है, इन वनों को कहा जाता है मानसूनी वन। इनको कहा जाता है मानसूनी वन, या इन्हीं को कहा जाता है पतझड़ वाले वन। इन्हीं को कहा जाता है पतझड़ वाले वन, या इन्हीं को हम कहते हैं पर्णपाती वन। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पर्णपाती वन। तो इस प्रकार से वन एक ही है, नाम इसके अलग अलग है, मानसूनी वन, पतझड़ वन, पर्णपाती वन, सारे एक ही होते हैं। अब इसमें इसकी विशेषता क्या है, इसको समझते हैं। जैसे हमारे आप यूपी में देखेंगे, अपने भारत में यूपी में, तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ जो पाए जाने वाले पेड़ पौधे होते हैं भारत में या यूपी में, इधर उत्तर भारत क्षेत्र में, ये पेड़ अपनी पत्तियां वर्ष में एक बार अवश्य गिराते हैं। ये पेड़ पौधे अपनी पत्तियां एक बार अवश्य गिराते हैं, और गिराने के कारण ही इनको हम क्या बोलते हैं, पतझड़ या पर्णपाती। अब इसमें इस पर्णपाती वन में वृक्ष कौन कौन से मिलते हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ देखेंगे आप, आम के पेड़, नीम का पेड़, महुआ हो गया, महुआ, शीशम, महुआ हो गया, शीशम हो गया, फिर जामुन का पेड़ हो गया, जामुन, पीपल, ठीक, जामुन, पीपल, यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस इत्यादि। ये जो पेड़ हैं, ये सभी पेड़ किस प्रकार के हैं, पतझड़ प्रकार के हैं। और ये अपनी पत्तियां एक बार वर्ष में अवश्य गिराते हैं, जिस कारण से इनको हम क्या बोलते हैं, मानसूनी या पर्णपाती या पतझड़ प्रकार के वन। ये तो हो गई वनों की विशेषता। अब इसी से एक सवाल और पूछा जाता है कि ये जो मानसूनी वन जीवों में है, इसको कहा जाता है विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध वन जीवों। इसको
कहा जाता है विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध वन्यजीवों, विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध वन्यजीवों कहने का मतलब ये है कि विक्षुब्ध वन्यजीवों इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा वर्षा नहीं होती है, इतना ज़्यादा तापमान नहीं होता है कि एक बार इसको हम काट दें, नष्ट कर दें तो ये जल्दी से विकसित हो जाएगा। लेकिन अगर विषुवत रेखा की बात की जाए तो उसको अगर हम किसी पेड़ पौधे को तोड़ दें, काट दें, तो उतना तेज़ी से विकसित हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उस प्रकार का तापमान और वर्षा मिलती है। और विक्षुब्ध क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर ना तो तापमान अधिक होता है बहुत ज़्यादा, ना तो वर्षा अधिक होती है, जिस कारण से इसका उत्पादन बहुत तेज़ी से नहीं हो पाता है। जिस कारण से क्या बोलते हैं हम इसको? विक्षुब्ध वन जीवों। ये तो बात हुई हमारे किसकी? मानसूनी वन जीवों की। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो मानसूनी वन जीवों है ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। जो मानसूनी वन जीवों है ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? तो ये जो मानसूनी वन जीवों है, मानसूनी वन जीवों ये पाया जाता है मुख्य रूप से, जैसे अपना भारत हो गया, अपना भारत, पड़ोसी बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, फिर आपका लाओस हो गया, वियतनाम इत्यादि। ये जो हमारे दक्षिण एशिया के देश हैं या दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, इन सभी देशों में किस प्रकार का जलवायु प्रदेश पाया जाता है? मानसूनी का। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर कैसा वन जीवों है? इसको हम बोलते हैं मानसूनी वन जीवों। तो यहाँ पर इस तरीके से वन जीवों पाए जाते हैं। और इसके बाद हम लोग अगला वन जीवों देखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम कहते हैं टैगा वन जीवों। जो अगला हमारा वन जीवों है इसको हम क्या बोलते हैं? टैगा वन जीवों, भूमध्य सागरीय वन जीवों। जो हमारा तीसरा है इसको हम क्या बोलते हैं? भूमध्य सागरीय वन जीवों। जो भूमध्य सागरीय वन जीवों है ये मुख्य रूप से पाया जाता है महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, लेकिन अक्षांश में अंतर होता है। जो अक्षांशी इसका विस्तार है वो मिलता है 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच। जो अक्षांशी विस्तार है वो मिलता है 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच। और ये जो भूमध्य सागरीय वन जीवों है ये फेमस है अपने फलों के उत्पादन के लिए, अपने जलवायु प्रदेश के लिए, क्योंकि बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक और अच्छा जलवायु प्रदेश माना जाता है। किसको? भूमध्य सागरीय वन जीवों को। चलिए देखते हैं कौन सा वन जीवों है। वन जीवों है हमारा भूमध्य सागरीय वन जीवों। भूमध्य सागरीय वन जीवों, भूमध्य सागरीय वन जीवों। अब एक एक करके इसमें हम लोग समझते हैं। अगर भूमध्य सागरीय वन जीवों का एक और नाम पूछा जाए तो इसका एक अन्य नाम या इसका कह सकते हैं उपनाम, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको कहा जाता है रोम सागरीय जीवों। रोम सागरीय जीवों इसका एक उपनाम है, रोम सागरीय जीवों। और इसके अगर विस्तार की बात की जाए, तो ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बीच। 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बीच
पृथ्वी के दोनों गोलार्धों पर 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीप के पश्चिमी तट पर, महाद्वीप के पश्चिमी तट पर, महाद्वीप के पश्चिमी तट पर 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पाया जाता है। महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पाया जाता है। एक तो इसकी लोकेशन हो गई। और यहाँ ये तो बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट जलवायु प्रदेश है। यहाँ से बड़े लेवल के एग्जामों में टीजीटी, पीजीटी या अन्य में सिविल में भी पूछा जाता है। जैसे शहरों का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश का है, मानसूनी जलवायु प्रदेश का है या भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का है। तो इसका जो विस्तार है ये 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पाया जाता है। महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पाया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर जो वर्षा होती है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में शीत ऋतु में, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में शीत ऋतु में पछुआ पवन के द्वारा वर्षा होती है। शीत ऋतु में पछुआ पवन के द्वारा वर्षा होती है। पछुआ पवन के द्वारा वर्षा होती है। पछुआ पवन के द्वारा वर्षा होती है। रीजन क्या है? जब हम 30 डिग्री अक्षांश से उत्तर में या 30 डिग्री अक्षांश से दक्षिण में जाएंगे तो फिर यहाँ पर पूर्वा पवन का चलना धीरे धीरे बंद हो जाता है। फिर यहाँ पर कौन सी पवन मिलेगी? पछुआ पवन। फिर यहाँ पर मिलने शुरू हो जाती है पछुआ पवन। और इसीलिए भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में किस पवन से वर्षा होती है? पूर्वा पछुआ पवन के द्वारा शीत ऋतु में। अब देखते हैं ये जो पछुआ पवन के द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है ये किस जलवायु प्रदेश में होगी? ये होगी भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में। और ये जो वन जीवोम है, ये वन जो जीवोम है ये फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है या खट्टे रसदार फलों, खट्टे रसदार फलों या इन्हीं को क्या बोलते हैं? नींबू वंशीय फलों, नींबू वंशीय फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। इसीलिए ये जो जीवोम है भूमध्य सागरीय वन जीवोम, इसीलिए भूमध्य सागरीय वन जीवोम को, भूमध्य सागरीय वन जीवोम को क्या बोलते हैं? फलोद्यान। भूमध्य सागरीय वन जीवोम को, ये सवाल पूछा हुआ है, भूमध्य सागरीय वन जीवोम को फलोद्यान या फलों की टोकरी, फलोद्यान फलों की टोकरी या फलों की डलिया के लिए प्रसिद्ध है। फलों की डलिया कहा जाता है, फलों की डलिया कहा जाता है। ये तो सवाल अनगिनत बार पूछा गया है कि विश्व का फलोद्यान किसको कहा जाता है। तो विश्व का जो फलोद्यान है या फलों की टोकरी है या फलों की डलिया है ये किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं भूमध्य सागरीय वन जीवोम को। ये किसको कहा जाता है? भूमध्य सागरीय वन जीवोम को। इसीलिए ये जो खट्टे फल का उत्पादन करते हैं
खट्टे फलों का उत्पादन करने के कारण, यहाँ पर लिख देते हैं, खट्टे फलों का उत्पादन करने के कारण इस जलवायु प्रदेश या जीवोम में स्थित देश शराब का उत्पादन बड़े स्तर पर करते हैं। शराब का उत्पादन बड़े स्तर पर करते हैं। जैसे अगर हम लोग फ्रांस को देखें, इटली को देखें, जर्मनी को देखें, ब्रिटेन को देखें, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, तो ये मैक्सिमम जो देश हैं वो किस जलवायु प्रदेश में हैं? ये सारे हैं भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में। और भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण यहाँ पर फलों का उत्पादन बहुत बड़े लेवल पर किया जाता है, जिस कारण से यहाँ पर अंगूर की शराब, सेब की शराब और भी कई फलों की शराब बनाई जाती है, और इसलिए यहाँ की शराब भी फेमस है। इसीलिए तो फ्रांस को कहा जाता है विश्व का वाइन यार्ड। किसको? फ्रांस को। इसीलिए जो फ्रांस है, फ्रांस को हम क्या बोलते हैं? फ्रांस को कहा जाता है वाइन यार्ड। और वाइन का एक प्रकार की शराब है, और वाइन यार्ड का मतलब है ऐसा स्थान जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में वाइन का उत्पादन किया जाता है, जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। और ये जो भूमध्य सागरीय वन जीवोम है, अगर यहाँ पर पाए जाने वाले वृक्षों की बात की जाए कि यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, अक्सर सवाल इन्हीं से पूछता है। तो यहाँ पर पाए जाने वाले वृक्षों में जैसे ओक है, मैपिल है, ओक, मैपिल, वालनट, चेस्टनट, वालनट, चेस्टनट, कार्क, वालनट, चेस्टनट, कार्क इत्यादि वृक्ष इस जीवों में पाए जाते हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर सवाल इसी से पूछता है कि जो आपका भूमध्य सागरीय वन जीवोम है उसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो यहाँ से जो मैक्सिमम सवाल हैं वो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और यहीं से एक जीवोम हमारा और बचता है, उसको भी हम लोग इसी में कंप्लीट कर लेते हैं। और इसी के साथ एक जीवोम वाला जो वन जीवोम जो है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसमें इसमें जो बचा हुआ हमारा वन जीवोम है उसको हम क्या बोलते हैं? टैगा वन जीवोम। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं टैगा वन जीवोम को। जो टैगा वन जीवोम है इसमें कोणधारी या शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। जो हमारा टैगा वन जीवोम है इसमें कोणधारी या शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। कारण उसका है कि यहाँ पर जो तापमान है वह तापमान बहुत कम होता है, जिस कारण से यहाँ पर बारिश की जगह पर बर्फबारी होती है। और बर्फबारी होने के कारण यहाँ पर जो पेड़ पौधों की पत्तियाँ होती हैं, जो पेड़ पौधों की पत्तियाँ होती हैं वो इस तरीके से त्रिभुजाकार रूप में हो जाती हैं। और त्रिभुजाकार रूप में होने के कारण इन पौधों की पेड़ पत्तियाँ टूटने नहीं पाती हैं, नेचर ने इनको बनाया ही ऐसा है। चलिए देखते हैं, छोटे से टॉपिक है, नाम क्या है इसका? टैगा वन जीवोम। क्या है ये? टैगा वन जीवोम।
जो टैगा वन जीवोम है, इसके अगर हम विस्तार की बात करें, टैगा वन जीवोम के अगर इसके हम विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार पाया जाता है 60 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश के बीच। 60 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश के बीच, अक्षांश के बीच केवल उत्तरी गोलार्ध में, केवल उत्तरी गोलार्ध में, केवल उत्तरी गोलार्ध में इसका विस्तार पाया जाता है, या इस जीवोम का विस्तार पाया जाता है। इस जीवोम का विस्तार पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। अब देखते हैं, जब यहाँ पर इस जीवोम का विस्तार अगर हम देखें 60 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश के बीच में पाया जाता है, तो 60 डिग्री से 70 डिग्री जो अक्षांश के बीच का क्षेत्र होता है, यहाँ पर सूर्य के तापमान की प्राप्ति बहुत कम हो जाती है। ये जो 60 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश के बीच का क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य का तापमान बहुत कम मिलता है। सूर्य का तापमान बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है। और जब सूर्य का तापमान बहुत कम मिलेगा तो फिर यहाँ पर मतलब वर्ष के अधिकतम महीनों में कौन सी ऋतु मिलेगी? शीत ऋतु। यहाँ पर वर्ष के अधिकतम दिनों में क्या पाई जाएगी? शीत ऋतु। शीत ऋतु वहाँ पर अधिक मिलेगी और गर्मी की मात्रा कम होगी। तो यहाँ पर जो बारिश होगी वह पानी के रूप में नहीं बल्कि वह होती है बर्फ के रूप में। टैगा जो वन जीवोम है, इसमें जो वर्षा होती है, वर्षा बर्फ के रूप में होती है। वर्षा बर्फ के रूप में होती है। वर्षा किस रूप में होती है? बर्फ के रूप में होती है। और जब वर्षा बर्फ के रूप में होगी तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों के पत्तियाँ टूटने की संभावना ज़्यादा होगी। यहाँ पर बर्फ के रूप में जब वर्षा होगी तो पेड़ पौधों की पत्तियाँ टूट जाएंगी, और इससे बचने के लिए नेचर ने इनको बनाया ऐसा है कि यहाँ पर कोणधारी, यहाँ पर कोणधारी, या इसी को क्या बोलते हैं? शंकुधारी, कोणधारी या शंकुधारी कोणधारी या शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। कोणधारी या शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, जिसका कारण क्या है? जिसका एकमात्र कारण है, यहाँ पर बारिश ना होकर क्या होती है? बर्फबारी होती है। यहाँ पर बारिश नहीं होती बल्कि बर्फबारी होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि इस जलवायु प्रदेश में, इस जलवायु प्रदेश में, इस जलवायु प्रदेश में बर्फबारी होती है, बर्फबारी होती है। अब देखते हैं कि ये जो जीवोम है, ये जो जीवोम है, इस जीवोम में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? इस जीवोम में वृक्ष जो पाए जाते हैं वो वृक्ष कौन कौन से हैं? तो इस जीवोम में, इस जीवोम में स्प्रूस, पाइन, फर, लार्च,
इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं, इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। ये विशेषता है किसकी? टैगा वन जीवों की। यहाँ पर स्प्रूस, पाइन, फर और लार्च पाए जाते हैं। ये विशेषता किसकी है? टैगा वन जीवों की। और इस टैगा वन जीवों की जो वृक्ष होते हैं, इन वृक्षों की लकड़ियाँ होती हैं बहुत मुलायम। इन वृक्षों की लकड़ियाँ मुलायम होती हैं। इन वृक्षों की लकड़ियाँ, इन वृक्षों की लकड़ियाँ मुलायम होती हैं। और जब इन वृक्षों की लकड़ियाँ मुलायम होंगी तो फिर इन लकड़ियों का आर्थिक महत्व अधिक होता है। इसीलिए इन वृक्षों की लकड़ियों का आर्थिक महत्व अधिक होता है। आर्थिक महत्व अधिक होता है। आर्थिक महत्व अधिक होता है। और ये जो जीवोम है, इस जीवोम की जो मृदा है वो बर्फ से ढकी रहती है। बर्फ से ढकी रहती है। और ऐसी मृदा को, जो बर्फ से ढकी रहती है, ऐसी मृदा को हम लोग बोलते हैं पॉड जॉल मृदा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉड जॉल मृदा। और पॉड जॉल मृदा किस जीवों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है टैगा वन जीवों में। ये पाई जाती है टैगा वन जीवों में। और जो टैगा वन जीवों के जीव होते हैं, ये जो हमारा टैगा वन जीवों में है, इस जीवों में पाए जाने वाले जीव टैगा वन जीवोम में पाए जाने वाले जीव, पाए जाने वाले जीव मौसमी प्रवास करते हैं। पाए जाने वाले जीव मौसमी प्रवास करते हैं। मौसमी प्रवास करते हैं। इसका मतलब क्या है? मौसमी प्रवास से करने से आशय ये है कि जैसे यहाँ पर ठंडी अधिक पड़ती है, तो ठंडी जब यहाँ पर इस जलवायु प्रदेश में अधिक पड़ेगी तो फिर इस जीवों में, इस जलवायु प्रदेश में रहने वाले जीव यहाँ को छोड़कर गर्म प्रदेश में चले जाएंगे। फिर जब गर्म प्रदेश में ठंडी आएगी तो वहाँ से छोड़कर ये यहाँ पर चले आएंगे। मतलब इनका जो निवास स्थान है वो एक जगह स्थिर नहीं होता है। मौसम के हिसाब से अपने आवास को बदलने वाले जीवों को हम क्या बोलते हैं? मौसमी प्रवास वाले जीव। मौसम के हिसाब से अपने आवास के बदलने को हम क्या बोलते हैं? मौसमी प्रवास बोलते हैं। और इस तरीके से जो हमारा वन जीवोम है, वन जीवोम आज कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोगों ने 4 वन जीवोम पढ़ा। कौन कौन सा? एक हम लोगों ने पढ़ा विषुवत रेखीय वन जीवोम। एक पढ़ा हम लोगों ने विषुवत रेखीय वन जीवोम। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा मानसूनी वन जीवोम। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा भूमध्य सागरीय वन जीवोम। और चौथा हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कौन सा? टैगा वन जीवोम। तो ये 4 प्रकार के वन जीवोम कंप्लीट हुए। अब इसके बाद हम लोगों को एक और पढ़ना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? घास स्थलीय वन जीवोम। और एक और पढ़ना है तीसरा, जिसको हम क्या बोलते हैं? टुंड्रा वन जीवोम। तो 2 जीवोम और बचा है। तब तक आप इसको रिवीजन करिए, बढ़िया से आप तैयारी करिए। और वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।